गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। जो हम स्टेट्स ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपने इंटरेक्शंस के बारे में देखा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये सब देखा आपने। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गैसेस के बारे में है। गैसेस के बारे में आपको क्या बताया, इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता और इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। इनको आप एक जो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्मल एनर्जी कम होती है, ये सब चीज़ें आपको पता है गैसेस के बारे में और ये गैसियस स्टेट के बारे में। ठीक है, फिर कुछ लॉज हैं जो गैसेस के ऊपर दिए गए जब उनको ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहले जो गैसेस जो स्टेट है और उसका गैसेस लॉ है, उसको पहले तो क्लास 11th लिख दूं। सबसे पहला लॉ दिया गया था बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये क्या बोलता है, पीवी कांस्टेंट। क्या है, पीवी इज कांस्टेंट। पीवी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, कब, जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब दो गैसेस का टेम्परेचर और उनके नंबर ऑफ मोल्स को आप कांस्टेंट रखते हो तो जो पीवी का मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। जैसे पीवी अगर कांस्टेंट है दैट मींस इट इज इक्वल टू दिस, जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो P1V1 है, जो P1V1 है वो इक्वल होगा P2V2 के। ये सब चीजें कहां से डिराइव हो रही हैं, बॉयल्स लॉ से डिराइव हो रही है। और बॉयल्स लॉ हमें क्या बताता है कि पीवी जो है प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है, कब, जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो तो एक तो होता है ग्राफ और दूसरा होता है इसके बारे में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम ग्राफ की चर्चा करेंगे। जो ग्राफ है वो कैसे बनेंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ बना रहे हो और जब आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है तो जो गैसेस का कर्व बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनेगा, वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं और ये ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आ गया आपका बॉयल्स लॉ। ठीक, अब हम अगर इसके अंदर क्या कर दें, P वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाए तो P जो है और 1/v जो है ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है तो उसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, P वर्सेस 1/v, ये 1 है। ठीक है, क्या है ये, 1 है। 1/v का ग्राफ ऐसा आएगा। आ गई ना बात समझ, क्या बात समझ में आई आपको। जो PV कांस्टेंट है उससे हम ग्राफ निकाल सकते हैं, P और V के बीच में जो रिलेशन उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पता चला, लेकिन P वर्सेस 1/v को करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसका जो कर्व आएगा या जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये है आपका बॉयल्स लॉ। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। क्या आता है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की अगर बात करें तो चार्ल्स लॉ भी वही चीज बताता है। क्या बताता है, चार्ल्स लॉ हमें बताता है, चार्ल्स लॉ हमें बताता है V/T जो है वो कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है, जब आपने प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रखा है, कांस्टेंट बना रखा है तब। तो V/T का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर दो गैसेस के लिए निकाल रहे हो तो
दो कंडीशंस पे निकाल रहे हो तो आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में ज्यादा काम आता है। हमारे जो ग्राफ बनेंगे वो इससे बनेंगे, ठीक है। v जो है, देखो आप, v जो है वो t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। अब v जो हो गया वो t के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, t को अगर यहां पर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, v वन जो ये t है ये यहां पर जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। अगर आप, ये तो हो गया सीधा सीधा ग्राफ v बाई टी का, v वर्सेस t का, ये क्या है, v वर्सेस t का ग्राफ है। अगर आप v वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ बनाना चाहते हो, v वर्सेस 1 बाई टी का अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप, ये जो है, ये तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब इसको आप 1 बाई टी करना चाहते हो, अगर आप 1 बाई टी बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा, v वर्सेस 1 बाई टी का, ठीक है। v वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, v वर्सेस t का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका चार्ल्स लॉ है। इसके बाद आते हैं हम गे-लुसेक लॉ पे। और देखो 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 देखो, चलो बाद में बता दूंगा। गे-लुसेक लॉ, इसमें क्या होता है, इसमें P वर्सेस T जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस ये याद रखना है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट रखे होंगे, तब जाकर आपके P बाई T का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स में तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 आप यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो P और T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, है ना, ऐसा ग्राफ आएगा। P और T के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर P वर्सेस T का ग्राफ है ये, अगर P वर्सेस 1 बाई T का बनाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, P वर्सेस 1 बाई T वाला ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब जो ये ग्राफ है इसके अंदर जो ये लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम को, ठीक है। क्या, वॉल्यूम को, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना हमारी, कांस्टेंट वॉल्यूम, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम पे हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो वॉल्यूम का रिलेशन देख रहे हैं हम ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, हम प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हैं। अगर हमने किसको कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो ठीक है। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो उसको आइसोकोर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये आइसोकोर है, ये डायग्राम्स हैं, जो ये आपको लाइंस दिख रही है ना, ये जो लाइंस मैं बना रहा हूं ये आपके आइसोकोर्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, आइसोकोर। आइसोकोर एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है। आगे बात समझ। ऐसे ही जो मैंने पहले आपको बनाकर दिखाया था v अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, और उसको नाम दिया था चार्ल्स लॉ, वो जो होता है वो आइसो बार था, ठीक है। वो क्या था, आइसो बार था। दोबारा से बना देता हूं, प्रेशर v बाई टी था ना, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो लाइन होती है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, उस कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या है, ये हमें जो है वो हमें चार्ल्स लॉ बताता है। क्या, कौन सा बताता है, चार्ल्स लॉ बताता है। तो मैं ये करवा चुका हूं वैसे तो। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबार।
क्या बोलते हैं, आइसोबार। और ये जो आपका डायग्राम है ये भी आइसोबारिक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबार बता रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आइसोबार पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का वेरिएशन आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है। इसके बाद आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है, वो भी सिंपल है। एवोगैड्रोस लॉ ये बोलता है अगर आपने गैसेस की वॉल्यूम गैसेस एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो 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 लॉ। एवोगैड्रो लॉ बोलता है, क्या बोलता है, अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ मोल्स, कब होंगे, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर को आप क्या कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे। मतलब क्या है कहने का, अगर किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर रखा है तो आप जितनी ज्यादा वॉल्यूम लोगे उतने ही ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अब मान लो ये पूरा रूम है, ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ से ये कर दिया, क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अगर मैंने, अब प्रेशर इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल जो प्रेशर लगा रही होंगी इसके अंदर जो गैस है उसके ऊपर वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा है पर वो भी कांस्टेंट है। तो अब टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो मैं अगर इतनी सी वॉल्यूम को कंसीडर करूं, यहां पर एक पार्टीशन कर दो और इतनी वॉल्यूम कंसीडर करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अगर मैं इस पार्टीशन को आगे बढ़ा देता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। वही ये रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो लॉ। बोलता क्या है, वॉल्यूम को बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो खत्म, ये सब लॉज आपको पढ़ने थे। इसके अंदर जो मैंने डायग्राम्स बनवाए हैं, ग्राफ्स बनवाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आपको उन ग्राफ्स को पढ़ना है, देखना है कि वो सही है या गलत है और उनको रिवाइज करना है। और एक न्यूमेरिकल दे रखा है उसके लास्ट में, उस न्यूमेरिकल को करके देख लेना, इजी है, वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कल मैं आते ही उस न्यूमेरिकल को आपको करा भी दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। और इन सब लॉज से मिलकर बनेगी आपकी आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर, ठीक है। तो आप बस टेंशन मत लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको पढ़ डालिए, खत्म कर डालिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनके ऊपर आपको ग्राफ बहुत अच्छे से करने हैं, ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत पूछे जाते हैं। गैस से अगर कोई क्वेश्चन आया तो ग्राफ से आएगा ही आएगा, ग्राफ पूछे जाते हैं, तो आपको कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।